अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे व्यूअर्स, मेरे लिसनर्स। तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी आदत का मारा का पार्ट नंबर 3। कहानी आपको पता है बहुत मज़े की चल रही है। आरजू खान और दानियाल सफ़ीर खान में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं बहुत ही मज़ेदार हैं दोनों कज़न्स में। जिस तरीके की बस लगी हुई है ना कि वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है कहानी पढ़ के भी और आपको सुना के भी। तो आप लोगों को कैसी लग रही है कहानी मुझे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे कहानी मज़ीद इंटरेस्टिंग होती ही जा रही है। अब देखते हैं कि आरजू खान का क्या हाल हुआ है, उनको जो मैंने रूम में बंद किया है। तो मेरे ख्याल से अब आगे देखते हैं। आइए अपना नॉवल स्टार्ट करते हैं। कल रात से आरजू खान उस रूम में थी और अब दोपहर से शाम हो रही थी। दानियाल घर में ही था, मगर मजाल है जो उसे ज़रा भी तरस आ जाता कि वो रात से वहाँ कैसे रह रही होगी बगैर कुछ खाए पिए। कि कोई है बचाओ। आरजू खान की चीखती आवाज़ स्टोर के पास से गुजरते वजूद को सुनाई दी थी। वो कान लपेटे गुजरने लगा। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। आरजू दरवाजे के साथ लग गई। अब वहाँ रात के मुकाबले में कतई रोशनी ज़्यादा थी। आरजू ने आसपास देखा, जहाँ 2 से 4 चूहे उसे खुद को ही तकते मिल रहे थे। वो आंखें फाड़े इन्हें देखने लगी थी। झट से घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि वो बचपन से ही चूहों से डरती थी। उसे फोबिया था उनका, और अब तो आरजू को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी इन्हें यहाँ से वहाँ जाते देखकर। और अब वहाँ आहिस्ता आहिस्ता चूहों की तादाद बढ़ती 6 से 7 हो गई। बचाओ प्लीज़। खौफ के अंसर से आरजू की आंखें फैल गईं। वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगी थी। बचाओ प्लीज़। आरजू चूहों को अपनी जानिब बढ़ता देख खौफ से चीखती थी। उसे लगा वो वापस से मौत के करीब खड़ी है। उसे चूहे दानियाल खान से भी ज्यादा खौफ में मुब्तला कर रहे थे। दानियाल वो अपनी पूरी ताकत से चीखी। वो जमीन पर बैठती चली गई। आंसू उसकी आंखों से बहते जमीन पर गिरने लगे थे। खौफ से उसकी सांसें जैसे घुटने लगी थी। आजू खान के आगे पल में दुनिया घूम गई। मम्मा, वो बुलंद आवाज में चीखी। ये उसकी आखिरी चीख थी, जो इतनी बुलंद थी कि हॉल में बैठे तमाम नफूस ने सुनी और बाहर की जानिब भागे। दानियाल ने स्टोर का दरवाजा खोला तो सामने जमीन बोस हुई पड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ था। उसकी बुलंद चीख सुनकर चूहे दूर कोनों में चले गए थे। रुखसार बेगम ने एक चूहे को देखा। वो सारा मामला झट में समझ गई थी। आरजू आंखों में नमी लिए अपनी बेटी की जानिब बढ़ी। उनका दिल कटकर रह गया उसकी ऐसी हालत देख। जब दानियाल सफीर खान अब खुद हैरान परेशान हुआ था, वो भूल कैसे गया था कि उसको चूहों से खौफ। दानियाल, रुखसार बेगम ने नम आंखों से पलट कर उसे देखा। वो पीछे आगे बढ़ा और आरजू के नीम बेहोश वजूद को बाजू में भरते वहां से बाहर निकला। उसके पीछे सब लोग जा रहे थे। उसने आरजू खान को उसके कमरे में ले जाते बेड पर लेटाया। वो नीम बेहोशी में भी गफे में सर हिला रही थी। खौफ से चेहरा सफेद पड़ने लगा था। डॉक्टर को कॉल करो। सफीर खान ने मिराज को इशारा किया था। आयशा और रुखसार बेगम उसके पास बैठी थी, जबकि सफिया बेगम और नूर किचन की जानिब लपकी थी। कुछ देर में लेडी डॉक्टर आती है। अब आरजू का चेकअप करने लगी थी। बहुत डर गई है। शायद इनका बीपी भी बुरी तरह लो हुआ है। शदीद किस्म का झटका लगा है इन्हें। आप प्लीज इनका ख्याल रखें, वरना इनके हार्ट पर प्रेशर भी बन सकता है, जिससे खतरा हो सकता है। डॉक्टर कुछ जरूरी हिदायत देती मेडिसिन लिखकर रुखसार बेगम को थमाए चली गई। वहाँ घर के तमाम अफराद थे सिवाय महा, जमशेद साहब और शहीर के। मम्मा, मम्मा। आरजू होश में आती चीखी और फिर माँ को करीब आते उनसे लिपट गई। दानियाल लब पीछे खड़ा था और बाकी सब डॉक्टर की बातें सुनते दानियाल को बुरी तरह घूर रहे थे। ये जूस पिलाओ, से अच्छा लगेगा। नूर बेगम ने अफसोस से बेटे को देखा, फिर रुखसार बेगम को जूस का गिलास थमाया था, जिसे आरजू ने थोड़ा सा पीकर वापस कर दिया। वो अब सहमी नजरों से दानियाल को देख रही थी। वो वहां से जाने को पलटा जब सफीर साहब ने उसे रोक दिया। ठहरो दानियाल, वो करख लहजे में बोले तो दानियाल वहीं रुक गया। ये हरकत क्या थी तुम्हारी? हाँ, ऐसी सजा देता है कोई? तमीज खो चुके हो तुम। माफी मांगो फौरन आरजू से, वो रोबदार लहजे में बोले। दानियाल ने मुट्ठियां भींची। रुखसार बेगम के साथ लगी आरजू को देखा। बट डैड, वो अभी कुछ बोलता कि सफेद साहब ने हाथ खड़ा करते उसे सख्त नजरों से घूरा। अगर नहीं चाहते कि मैं इधर तुम्हारी मुरम्मत कर दूं तो फौरन माफी मांगो आरजू से। सफीर साहब फिर से करख लहजे में बोले। आरजू खान होश संभाले उसे देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आरजू खान की आंखों से खौफ जाने लगा था। अब वहां चमक पैदा होने लगी थी। सॉरी, वो दूसरी जानिब चेहरा करते मदम मगर सख्त आवाज में बोला। तमीज से माफी मांगो दानियाल, सफीर साहब फिर से बोले। दानियाल ने नजरें आरजू खान के वजूद पर डाली। माफी चाहता हूँ आरजू खान,
वो आखिर में उसका नाम चबा चबा कर अदा कर गया। ऐसा पहली दफ़ा था कि दानियाल सफ़ीर खान ने किसी लड़की से माफ़ी मांगी थी। ना जाने अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें पहली दफ़ा हुई थी जिनका तसव्वुर उसने किया ही नहीं था। आरज़ू के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे वो किसी के देखने से पहले छुपा गई। कहीं से नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले ख्वाब के ज़ेर असर थी। वो जितनी मर्जी बड़े ख्वाब से गुजर जाती, लेकिन जो मज़ा दानियाल सफ़ीर खान की बेइज्जती के वक्त आता था, वो कैसे उस मज़े को मिस कर देती। कोई बात नहीं दानियाल, आप आइंदा ख्याल रखिए, ऐसा हो जाता है, मैंने आप माफ़ किया आपको। आरज़ू अब भी माँ के साथ लगी बोली। उसकी चाशनी खुली लहजे में दानियाल को बस जहर ही घुला लग रहा था। सबने आरज़ू का जवाब सुनते दानियाल को अफसोस और शर्मिंदगी से देखा। वो मुठ्ठियाँ पीछे ही वहाँ से निकल गया। आरज़ू तुम भी ज़रा तमीज़ से रहा करो, बड़ा है वो तुमसे और बहुत ख़ास भी तुम्हारे लिए। आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग वहाँ से जाने लगे तो रुखसार बेगम से आराम करने का बोल वहाँ से उठते हुए बोली, जिस पर आरज़ू ने कड़वा सा मुँह बनाया। मामा मुझे लगता है आप मेरी माँ नहीं हैं। आरज़ू मुँह बसूरे बोली। उसकी बात सुनते रुखसार बेगम ने तड़प कर उसे देखा। आरज़ू तमीज़ से बात करो, सही करता है दानियाल तुम्हारे साथ, न जाने आगे क्या करोगी उस बेचारे के साथ। रुखसार बेगम पहले तो उसे सुनाती, फिर आखिरी बात मुंह में बड़बड़ाती उसके रूम में चली गई, क्योंकि वो सर पर कंफर्टर ओढ़ चुकी थी। अभी मैं अपनी इंसल्ट भूले नहीं हूँ दानियाल सफ़ीर खान, याद रखोगे तुम आरज़ू खान को सारी ज़िंदगी ऐसा बदला लूँगी। आरज़ू इरादे बांधती जल्दी नींद की वादी में खो गई। वैसे भी उसे अंधेरे स्टोर में तो वो चैन से सो नहीं पाई थी। शादी की शॉपिंग होने लगी है और दुल्हन उदास बैठी है। वो इस वक्त लॉन में एक दरख्त के पास बैठी थी जब मिराज उसके करीब आते बोला। आयशा चौंक कर उसे देखा। मिराज मुझे बहुत फिक्र हो रही है आरज़ू की, जब उसे आका जी के फैसले के बारे में पता चलेगा वो न जाने क्या करे। आयशा फिक्रमंदी से उठते बोली। रात के पहर हम दोनों तन्हा वहाँ थे। मिराज ने मुस्कुराते एक नज़र आसमान पर चमकते चांद को देखा और फिर आयशा के फिक्रमंद चेहरे को। कुछ नहीं होगा डियर वाइफी, दानियाल सब संभालेगा। मैं अपने उसे जानता हूँ, वो आरज़ू का बहुत ख्याल रखेगा। आयशा के कंधों से आगे आते बालों को पीछे करते वो मुस्कुराकर बोला। आयशा को अपनी गर्दन पर उसकी सर्द सी उंगलियों का लम्स महसूस हुआ तो जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। वो हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। आयशा और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिलहाल मिराज की खुद पर जमी नज़रों की वजह से बस इतना ही बोली। मिराज ने लब दबाते उसे देखा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें, आप मेरी फिक्र करें, क्योंकि ताई अम्मी और अम्मी ने मुझे आपको देखने से मना कर दिया है। मिराज मुंह बनाए बोला। उसकी बात सुनते आयशा ने पुरसोच अंदाज में अपनाया था। अच्छा, मुझे आपको कुछ देना था, आंखें बंद करें। आयशा हाथ पीछे बांधे बोली। मिराज ने आंखों में चमक लिए फौरन आंखें बंद की। अगर अम्मी और ताई अम्मी ने कहा है तो आप यहाँ क्यों आए? अब मुझे मत देखना, मेरा पर्दा है। आयशा वहाँ से भागते हाथ लगाती बोली। मिराज ने झट से आंखें खोली। उसके दरवाजे के पास खड़े वजूद को देखा। वो उसके पीछे लपका था। जो मैं सोच रहा था वो तो दे दो यार, मिराज चमकती आंखों से बोला। आयशा के चेहरे पर गुलाल बिखरा। वो उसे मुंह चढ़ाते वहां से अंदर की जानिब भाग गई, जबकि मिराज ने उसकी पुश्त को उसके कमरे में कहीं गुम होते देखा। वो सुकून आमेज नजरों से उसके कमरे में देख रहा था, जहाँ आयशा ने अब एक नजर उसे देखते शर्माते हुए दरवाजा बंद कर लिया। मिराज सरशारी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। ये तुम दानियाल के कमरे से आ रही हो ना? लिसी ने उसे आंखें छोटी करते पूछा, जिस पर आरज़ू ने फौरन हाथ पीछे ले जाते हाथ में पकड़ी चीज छुपाई। कब? वो सर को नफी में हिलाते पूछने वाले अंदाज में बोले, जिस पर लीजी ने भवें बीछी। अभी मैंने देखा उस तरफ से आ रही थी। लीजी ने हाथ के इशारे से दानियाल के कमरे की तरफ इशारा किया। उफ अल्लाह लीजी भाभी, वहाँ मिराज का भी कमरा है, मैं वहाँ गई थी उन्हें देखने। आरज़ू मुंह बनाते बोली तो लीजी ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन उसे अब भी आरज़ू पर यकीन नहीं था। ऐसे क्यों देख रही है? अब यार वहाँ मैंने आयशा का पैगाम देने गई थी, अब वो सीक्रेट है और रुवायती भाभी की तरफ पूछने मत लग जाना। आरज़ू जानबूझकर जान छुड़वाने को बोली थी और उसकी बात सुनते लीजी ने उसे घूरा। क्या मतलब है तुम्हारा आरज़ू? बहुत ज्यादा जबान चल रही है तुम्हारी। रुको, अभी मैं छोटी अम्मी को बताती हूँ। लीजी पाँव पटकती वहां से चली गई। पीछे आरज़ू ने हाथ के इशारे से उसके जाने का इशारा किया। तब रिवेंज शुरू होगा। हाय, मैं बहुत बेचैन हूँ, बस एक बार तुम अपने कमरे में चले जाओ। आरज़ू लब दबाए बोली। उसके चेहरे पर चमक से भरपूर मुस्कुराहट थी। वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे जाकर हॉल में टिक गई थी।
माँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। दानियाल उजलत में घर में दाखिल होते नूर बेगम को सरसरी सा देखते गोया हुआ आरजू के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट उभर गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतनी जल्दी इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। दानियाल रूम में जाता अलमारी से अपने कपड़े निकाले, फ्रेश हुआ था। आईने के सामने खड़े होते उसने खुद पर परफ्यूम छिड़का और बैठ के जाने पड़ गया, लेकिन अचानक ही उसके साथ वो हुआ जिसकी तवक्को उसने कभी नहीं की थी। मॉम, वो टकते लहजे में बोला, क्योंकि छींकों का तूफान सा था जो उस पर हावी हुआ था। वो माथे पर 3 बल सजाए कमरे से बाहर निकलते बोला और अब भी छींक रहा था और आलू का दिल कर रहा था कहता लगाकर उसकी हालत पर हंसे। क्या हुआ दानियाल? दानियाल की सुर्ख पड़ती नाक और आंखों में बहते पानी को देखते नूर बेगम फिक्रमंदी से बोली, फिर अच्छी फिरोजा। वो चीखा, उसकी आंखें सुर्ख पड़ने लगी थी। फिरोजा पल में वहां हाजिर हुई थी। मॉम, अच्छी? किसने मेरी कपड़ों पर लेली का अर्क छिड़का? वो नाक और चेहरे पर हाथ रखते चीखते हुए बोला। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और सीढ़ियों उतरती लीजे ने आरजू को घूरा। किसने किया ये? वो धाड़ा, लेकिन चीखें थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आरजू सुकून से बैठी उसकी आंखों से निकलता पानी देखकर मुस्कुराहट दबा रही थी। तो अनियाल ने गुस्से से फेरोजा को देखा। मुझे नहीं पता छोटे साहब, फेरोजा डरते हुए बोली, क्योंकि दानियाल की नीली आंखों के गोशे सुर्ख पड़ रहे थे और उसके माथे पर भी असली 3 बल थे। क्यों रखा है तुम्हें यहाँ? किसी काम की नहीं हो। वो दोबारा इस घर में नजर ना आना। वो सख्त गुस्से में मुश्किल बोला था। इसका पूरा चेहरा सुर्ख पड़ लगा था। आरजू चेहरे पर हाथ जमा गई। नीचे आती लीजे उसके पास पहुंची और उससे चुटकी काटी थी। आरजू ने घूर कर उसे देखा और चुप रहने का इशारा किया। नहीं छोटे साहब, ऐसा ना करें, मेरी मजबूरी है। मेरे घर में बहुत मसाइल हैं। मैंने तो अच्छे से धोकर आपके कपड़े रखे थे, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। जोर शोर से चीखते दानियाल को देखते उन नमाकों से बोली। दानियाल ने हाथ खड़ा करते दरवाजे की जानिब किया और फिरोजों की आंखों से पानी ही बह गया। नूर बेगम ने अफसोस से देखा और अब आरजू खान को लगा जैसे उसके मजाक की जिद में कोई बेकसूर आ गया हो और वो अपने मजे के लिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। उसकी कोई गलती नहीं है, वो मैंने किया है। आरजू खान लब दबाए बोली। नूर बेगम ने हैरत से उसे देखा और दानियाल ने लब बीचे थे। वो गहरे गहरे सांस भर रहा था। उसे सांस लेने में मुश्किल से पेश आने लगी थी। क्यों बद दिमाग लड़की, वो दांत पीसते बोला, फिर मुंह हाथ पर रखे चीखने वो बाहर निकल गया। वो गाड़ी में जाकर बैठा था कि डॉक्टर से मेडिसिन ले आता। शुरू से उसे लेली से एलर्जी थी और आरजू ने उसका अर्क मंगवा कर उसकी अलमारी में रखे हर कपड़े पर छिड़क दिया था। अपनी कारस्तानी पर वो बहुत खुश थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था वो इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। अगर दानियाल फिरोजा को निकालने की बात ना करता तो आरजू कभी ना मानती। आरजू बेटा, आपको पता है ना दानियाल को एलर्जी है इससे। खैर अब हिसाब बराबर हो गया होगा। मुझे से शिकायत मत करना कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। नूर बेगम हाथ खड़े करते बोली। आरजू ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखा। बड़ी अपनी प्लीज। उनके पास जाती उनके गिर्द बाजू फैलाए बोली। नूर बेगम ने अफसोस से उसके सर पर चपत लगाई। अच्छा जाओ, कमरे में चली जाओ और बाहर मत निकलना। नूर बेगम उससे अलग होते बोली। उनके गाल पर भूसा देते अंदर अपने कमरे की जानिब भागी। लीजा ने अफसोस से सर हिलाया। अभी दानियाल नहीं बख्शेगा उसे, लीजा ने फिक्रमंदी से कहा। तो नूर बेगम कंधे उचका गई। वो दोनों ही वहां से चली गई, लेकिन लीजा की बात भी सच थी। दानियाल उसे आरजू को हरगिज नहीं बख्शेगा। शाम का वक्त था और आरजू कंफर्टर ताने सब कुछ बुलाई सोने में मगन थी, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, जैसे उसे किसी का सामना करना ही ना हो। वैसे भी आरजू खान को नींद बहुत प्यारी थी। बकौल उसकी नींद है तो जहाँ है। मजे से ख्वाब और खरगोश के मजे लेते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सो रही थी, जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देख रही हो। सैलाब आ गया, बचाओ मुझे। अचानक वो हड़बड़ा कर उठी थी कि गहरे गहरे सांस लेते इधर उधर देखा और फिर खुद पर नजर डाली। कंफर्टर भीग चुका था। शुक्र था उसके कपड़े इतने गीले नहीं हुए थे। उसने सर उठाकर देखा और फिर ख्वाब से आंखें फैलाए ग्लास हाथ में पकड़े दानियाल को देखने लगी थी, जो सिर्फ नाक और सुर्ख होती आंखों के साथ उसे घूर रहा था। आरजू के गले में गिल्टे भर कर मासूम हुई। हाय मनुष्य मारी आरजू, दरवाजा कैसे लगाना भूल गई तू। काला मुंह तेरे नीले पैर। वो सामने खड़े दानियाल को देखते दिल में सोच कर रह गई। दानियाल टुकड़ों में उसका नाम अदा करते हुए बेड की दूसरी साइड से जैसे ही उतरने लगी, दानियाल ने फुर्ती से उसका बाजू दबोचा। बहुत शौक है तुम्हें दूसरों को तकलीफ देने का। उसे खींचते वो झटके से बेड से उतार गया और आरजू ने अपने बाजू पर उसकी चुपती सिलकती उंगलियां पेवस्त होती महसूस की। दानियाल मुंह में आरजू से कुछ बोला ही ना गया। वो चपड़े पीछे से शर्रबार नजरों से घूर रहा था।
तुम अपनी हद भूलती जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर दूसरी बार इंटर करने की? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी मेरी अलमारी को हाथ लगाने की? दिल कर रहा है तुम्हारे हाथ काट दूं। वो गुस्से से फुनकारा। उसके अलावा उगलते लहजे ने आरजू को सहमा कर रख दिया। दानियल ने शिद्दत से उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ खींचने लगा था। दानियल सॉरी। उसे इस कदर गुस्से में देख आरजू लड़खड़ा कर बोली। उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। दानियल हाथ छोड़ो मेरा। वो उसकी सख्त गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वा लेना चाहती थी, मगर दानियल की गिरफ्त बहुत सख्त थी, लोहे की मानंद। दानियल ने पलटकर कहर ढाती नजरों से उसे देखा। उसकी कनपट्टियों की रंगें बुरी तरह सुलगती फूलने लगी थी। कंधे पर डाली मर्दाना शॉल उतार कर उसने आरजू के बगैर दुपट्टी के वजूद पर फैला दी। आरजू ने शर्मिंदगी से उसे देखा। वो वापस से उसे खींचना अपने रूम में ले आया। वॉशरूम के जाने बढ़ते उसकी कदमों ने आरजू के रोंगटे खड़े किए थे। उसे बेख्तियारी सर्द पानी याद आ गया। कपकपी से वजूद में समाने लगी थी। दानियाल ने उसे वॉशरूम के फर्श पर पटका। आरजू ने लब खींचकर उसे सर उठाकर देखा था। सिद्धि खुद सर लड़की। वह गुस्से की लहर भरने लगी। वो जब से लब मजीद भींच गए। ये तुमने खराब की है ना, तो तुम ही ठीक करोगी। दानियाल ने मुठ्ठियां भींचे फर्श पर पड़े कपड़ों की तरफ इशारा किया था। आरजू ने पलटकर उसके कपड़ों की तरफ देखा। तुम्हारी कुछ फहमी, मैं नहीं धोने वाली ये सब। आरजू खड़े होते तड़क कर बोली, जिस पर दानियाल ने लहू रंग आंखों से उसके वजूद को घूरा। शराफत से इन्हें धो, फिर इन्हें प्रेस करो और मेरे कमरे में रख कर जाओ, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। दानियाल ने इसके बाजू दबूचे गुर्राया था। आरजू ने फैलती आंखों से उसके तपते सुलगते चेहरे को मुलाहिजा किया। हरगिज नहीं। तंजिया हंसते हुए दानियाल को आग लगा गई थी। दानियाल ने शोला बार आंखों से उसको मुस्कुराहट को देखा। ठीक है, यहीं बंद रहोगे तुम जितनी देर तुम ये सब धो नहीं देती। वो लब एक दूसरे में सख्ती से पैवस्त करते बाहर बढ़ गया। आरजू उसके पीछे लपकी। जब वो बाहर उसने वॉशरूम की दरवाजा लॉक कर गया। दानियाल, दरवाजा खोलो, तुम्हें मैं नौकर नजर आ रही हूँ। आरजू कपड़े को देखते चीखती। बाहर वो बेड पर बैठे गुस्से से पाँव चिल्लाते गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहा था। आधा घंटा गुजर गया। अंदर बैठी आरजू ने गहरा सांस भरते बंद दरवाजे को घूरा। जाहिल हो तुम। वो बुलंद आवाज में चीखी और एक शर्ट उठाकर उसे धोने लगी थी। एक आंसू टूटकर उसकी आंखों से बहा। आरजू खान ने आहिस्ता आहिस्ता करते बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सारे कपड़े धो दिए। आज उसे पता चला था कि काम करना कितना मुश्किल होता है। बार बार आंखों से आंसू बहने लगे। जब डैड आएंगे मैंने बताऊंगी तुम्हारा जाहिल आदमी बुड्ढे कहेंगे। आरजू बच्चों की तरह रोते एक हाथ से आंख साफ करते बोली। फिर आखिरी शर्ट निचोड़ कर रखी। उसके वजूद पर लिपटी दानियाल की शॉल भी किनारों से भीग गई थी। बिखरे बाल में आरजू ने छोटे से शीशे में अपना जायजा लिया। कैसे काम वाली बना दिया है मुझे, काला मुंह हो तुम्हारा जाहिल। सूसू करते वो बाल पीछे करती बोली और दरवाजे की जाने बढ़ी। धो दिए हैं तुम्हारे कपड़े, अब फैलाने हैं, बाहर निकालो मुझे। वो जब्त करते बोली। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलती तो क्या पता वो बाहर ही ना निकालता। क्लिक की आवाज से दरवाजा खोले। दानियाल ने धुले हुए कपड़ों को देखा और फिर न माँ के लिए खड़ी आरजू को जो जब्त करने के चक्कर में सिर्फ चेहरे से ही देख रही थी। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें। लबों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से जाते वो आंखों में तंजियां चमक लिए बोला। आरजू ने बस घूर कर उसे देखा। चलो उठा उन्हें और टेरिस पर फैला कर आओ। मोबाइल जेब से निकालते उस पर नजर जमाते बोला। आरजू ने सुलगते दिल के साथ कपड़े उठाए और बाहर निकल गई। इसके वजूद पर अब भी दानियाल की शॉल लिपटी हुई थी। वो कमरे से बाहर निकली। वहां से सीधा किचन में गई थी। सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे। माँ का कहका गूंजा और फिर वो लबों पर दोनों हाथ जमाए सोफे के पीछे छुप गई, वरना शायद आज आरजू उसे मार ही देती। सबके लबों पर मुस्कुराहट थी, दबी दबी हंसी थी। उन दोनों के बदलों की कहानी में घर वाले काफी इंजॉय करते रहते थे। हैरत थी कि आरजू ने ना किसी को देखा और ना ही किसी को कुछ कहा, हत्या कि माँ को उसके कहके पर भी नहीं। सब ने आंखों में सूरत हाल की संगीन होने का ऐलान किया था। वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर गई थी जहाँ एक छोटा सा रूम था। वहां से बाहर का काफी अच्छा व्यू आता था। आरजू खान ने जब्त के बंधन हटाते सारे कपड़े जमीन बूस कर दिए। वहां बने कमरे में गई। वहां से पेट्रोल उठाया और कपड़ों पर पूरी गिलन खाली कर दी। दानियल फोन कान को लगाए सीढ़ियां चढ़ते ऊपर आया था और आरजू खान ने एक नजर उसे देखा। शाम का वक्त था। आसमान अपनी रोशनी खोते अब अंधेरे में बदल रहा था। काले टेरिस पर सर्दियों की हवा रूह को मुंजमद करने को काफी थी। तेज हवा से आरजू के बाल उड़ते उसके चेहरे पर आ रहे थे। मेरे आगे सब खाक बराबर। लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए दानियाल को देखते माचिस निकालते उसे जलाते कपड़ों पर फेंक गई। आग के ऊपर उठती थी। आरजू का चेहरा आग की रोशनी की वजह से जर्द हुआ। जहाँ पहले वाला ना ख्वाब था और ना ही आंखों में नमी। दानियाल ने साकित नजरों से उसे और फिर चलते हुए खुद के कपड़ों को देखा। आरजू चलते हुए उस तक आती उसके सामने बड़े निडर अंदाज में खड़ी हुई थी।
आपको क्या लगा था मैं नौकरानी हूँ? आप मुझ पर हुक्म चला सकते हैं? हरगिज नहीं। मैं आरजू खान हूँ, मैं बर्बाद करके खाक में मिला देती। गर्दन में मुड़े एक नज़र जलते कपड़ों को देखते बोली थी दानियाल के सीने में आग भड़की। वो जब्त से मुठ्ठियां भीज गया, जब्त से चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो मुठ्ठियां भीज गया था कि कहीं वो आरजू खान पर हाथ न उठा दे। गुस्से की शोले आंखों से उठने लगे थे। आरजू खान उसके पास से होती सीढ़ियां उतरती नीचे चली, जबकि वो अब भी उसको आग को देख रहा था जो उसके अंदर जलती आग से कई दर्जे कम थी। हम साहिब अना हैं, हमें तंग न कीजिए। मगरूर बेवफा हैं, हमें तंग न कीजिए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, उसे भूल जाइए। जैसे भी हैं, जहाँ हैं, हमें तंग न कीजिए। बेहतर है हमसे दूर रहें साहिब कमाल। हम साहिब खता हैं, हमें तंग न कीजिए। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया था। गुस्से से चेहरा हद दर्जे सुर्ख पड़ रहा था। दानियल बेटा कहाँ जा रहे हो? उसके धुआं धुआं चेहरे को देखते हुए उसकी जानिब लपकी थी। मॉम प्लीज। वो लब्बीचे वहां से बाहर निकल गया और फिर अपनी गाड़ी में बैठते हुए घर से ही बाहर निकल गया था। नूर बेगम ने अफसोस से सर नफी में हिलाया। अभी से यह हाल है, बाद में न जाने क्या होगा। नूर बेगम अफसोस से सर हिलाती बोली, बड़ी अम्मी बाद में धमाके ही होंगे। आली से के बाइट लेते बोला। नूर बेगम ने उसे घूरा, वो कंधे उचका गया था। थोड़ी देर पहले आरजू भी ऐसे ही नीचे आई थी और अपने कमरे में चली गई और अब दानियाल बाहर चला गया। नीचे उठती ऊपर टेरिस पर गई और फिर 5 मिनट बाद नीचे आई। आरजू ने दानियाल के सारे कपड़े जला दिए। लीजे खुद हैरत से बोली। लीजे के जाने के बाद रुखसार बेगम वहां आई थी और उसकी बात सुनते ही उन्होंने माथा पीटा था। या खुदा, कब अकल आएगी इस लड़की को? सर पर हाथ मारते अफसोस से बोली थी। जबकि वहां हंसते हुए अपने रूम में चली गई थी। आली भी वहां से चला गया, जबकि लीजे रुखसार बेगम और नूर बेगम किचन में चली गई। सफिया बेगम की तबीयत कुछ नासाज थी, सो आराम कर रही थी। वो तीनों खाना बनाने लगी थी, साथ में दानियाल और आरजू को डिस्कस कर रही थी। खाना घर की खवातीन ही बनाती थी, जबकि फिरोजा को बाकी कामों के लिए रखा हुआ था। आज आरजू तैयार होते ही बाहर निकली थी। यूनिफॉर्म में मलबूस वो काफी प्यारी लग रही थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठती ब्रेकफास्ट शुरू कर चुकी थी। उसने सामने नजर उठाकर देखा, वो संजीदा चेहरे से ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके जिस्म पर ब्लैक शर्ट के साथ ब्लू पैंट थी जो बिल्कुल नई लग रही थी। आरजू ने दिल जलाते मुस्कुराहट लबों पर खींची। खुद पर किसी की नजरें महसूस करते दानियाल ने नजरें उठाई। सामने ही वो मुंह में ब्रेड का पीस रखते उसे इस्तेहसाई मुस्कुराहट से देख रही थी। दानियाल ने 16 बार नजरों से उसे देखा और फिर वापस से ब्रेकफास्ट करने लगा। कुछ ही दिन रह गए हैं, तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? आगा जी नाश्ता करते बोली। सफिया बेगम ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। आगा जी बस सब कुछ ही तकरीबन मुकम्मल है, बस लड़कियों की अपनी शॉपिंग रह गई है। मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन में वो भी कर आए तो बेहतर है। सफिया बेगम खुश दिली से बोली थी तो आगा जी ने इस बात में सर हिलाया। दानियाल तुम परसों तक ले जाओ इन्हें। आगा जी के बजाय सफीर साहब ने दानियाल को देखते कहा, यार मेरी परसों बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उससे नेक्स्ट डे ले जाऊंगा। वो अपनी हंसती संजीदगी से बोला। महा और आरजू ने एक्साइटेड होकर एक दूसरे को देखा, जबकि आयशा बस सर झुकाए नाश्ता कर रही थी। जबकि मिराज जल्दी ऑफिस चला गया था कुछ जरूरी काम की वजह से। आयशा बच्चे, आप शादी के बाद यूनिवर्सिटी जाना, लीव ले लो आप। नूर बेगम बेटी को देखते बोली तो वो इस बात में सर हिला गई। आरजू ने आयशा को टूका मारा, जिस पर आयशा ने घूर कर उसे देखा और साथ दानियाल ने भी नागवारी से उसे देखा, जिस पर आरजू ने मुंह बनाया। चलो महा चले। आरजू उठते बोली। महा भी हाथ झाड़ते उठ गई, लेकिन अचानक उसके जहन में उस शख्स की बातें घूमने लगी। वो लोगों पर जबान फेरती घबरा गई थी। क्या हुआ महा, तबीयत ठीक है? दानियाल ने महा का अचानक सफेद पड़ता चेहरा देखते इस्तफसार किया। बाकी सबने भी महा को देखा। इतनी नजरें खुद पर जमी देखकर महा पजल होकर रह गई। जी दानियाल वीर, वो लब काटते बोली। आरजू उसका हाथ पकड़े वहां से उसे लिए आगे को बढ़ गई थी। गाड़ी में बैठते ही खान बाबा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और महा उनके हाथों पर बंदी पट्टी को देख मजीद सहम गई। उसे वो स्याह होठ बोलते याद आने लगे और उसके जुमले अपने कानों में गूंजते महसूस हुए तो वो हलक तर कर गई। ओके, ख्याल रखना अपना। आरजू महा के गाल को छूते मोहब्बत से बोली थी, क्योंकि महा की यूनिवर्सिटी आ गई थी और सो वो वहां उतर गई और खान बाबा उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली देते गाड़ी आगे बढ़ा गए। जब अंदर दाखिल होते महा खान का वजूद एक बार फिर जलजलों की जद में आया। उसने गेट के बिल्कुल पास खड़े उस काले साई को देखा। वो फुल ब्लैक कपड़ों में मलबूस था और उसके सर पर पहनी वो हैट अजीब सी वहशत का नजराना पेश करती थी। वो ब्लैक हैट महा को अपने कदम लरसते महसूस हुए थे। वो पीछे की जानिब बढ़ने लगी और उससे पहले कि वो रोड पर जाते किसी हादसे का शिकार बनती, सामने खड़े वजूद ने तेजी से लंबे लंबे टक करते उसका हाथ थामा था। मैं खड़ा तो हूँ तुम्हारी मौत की सूरत सामने, फिर पीछे जाकर मरने का क्या जवाब? वो एक हाथ लॉन्ग ब्लैक कोट की जेब में डाले बोला था।
वहां की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई और वो काली आंखें खौफ से फैलाई उसे देख रही थी। चले, वो माँ का हाथ छोड़ते बोला। माँ ने खौफ से कपकपाते वजूद से उसे देखा। कहाँ? वो टकते लहजे में बोली। वो काबिल का चेहरा उस पर आया नहीं था। कब्रिस्तान, शहर खामोशा। वो आहिस्तगी से उसकी जानिब झुकते बोला। वहां की एकदम अपनी सांसें कम होती महसूस होने लगी थी। उसके लहजे में पुरस्कार सी थी। नहीं, वहां फिर से पीछे की जानिब कदम लिए, जिस पर अलेक्जेंडर ने उसका हाथ फिर से जकड़ा। लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें छूता हूँ। उसका सफ़ेद हाथ अपने ग्लव्स में पहने हाथों से पकड़े वो आहिस्ता मगर सर्द आवाज में बोला। वहां ने तेजी से उसका हाथ झटका था। क्या हुआ मैडम, सब ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड उसकी जानिब आते बोला। वहां ने कुछ कहने को लब किए कि अलेक्जेंडर ने उसका हाथ मजबूती से जगड़ते दबाया था। वहां आंसू जब्त करती नफी में सर हिला गई। ये मेरी होने वाली बीवी है, अलेक्जेंडर ने वहां का हाथ सहलाते दूसरी नजर गार्ड पर डालते कहा तो वो सर को इस बात में हिला गया। अजीब कोई इसरार बंदा है। गार्ड नफी में सर हिला गया। वहां ने इससे अपना हाथ छुड़वाया। तुमने निकाह का बोला था ना, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ तो फिर निकाह करें, वरना वैसे भी मुझे कोई इशू नहीं है। नाम से लहजे में बोला। वहां ने फैली आंखों से उसे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हें? तुम्हारा जिससे बदला लेना है उनसे लो, मुझसे नहीं। अब जाओ यहाँ से, वहां मजबूत लहजे में बोली, लेकिन फिर भी उसका लहजा लड़खड़ा गया था। अलेक्जेंडर ने आईब्रो झुकाकर उसे देखा जैसे वहां देख ही नहीं पाई थी। बहुत जबान चलने लगी पड़ी है तुम्हारी। लड़की बदला तो तुम्हारे जरिए ही लूंगा, और शराफत से कल 10 बजे मुझे इधर मिलना। मैं नहीं आऊंगा तुम्हें, वरना मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूँ। फिर मैं वो करूंगा कि पूरे मोहल्ले क्या पूरे शहर में तुम मुझे छुपाती फिरोगे। वो सिर्फ बर्फीले लहजे में बोलता महा को लड़सा गया था। महा ने सहमती नजरों से उसे देखा। वो सीटी बचाता वहां से आगे को बढ़ गया, जबकि महा जैसे साकित से वहीं खड़ी रह गई। उसका जिस्म शैल होने लगा और दिमाग माओ को किसे सब बताती। आंखों से आंसू टूटकर गिरा। अचानक उसका मोबाइल फोन बजा था। उसने मोबाइल बैग से निकालते स्क्रीन को देखा। मुझसे भागने की या किसी को कुछ भी बताने के एवज में तुम्हारे मुंह से निकले हर लफ्ज पर तुम्हारे घर की एक फर्द की जान तोहफे में लूंगा। वैसे भी मुझे तो हाइप ज्यादा पसंद नहीं, उम्मीद तो मेरी पसंद का ख्याल रखोगी। दिल दहला देने वाला मैसेज था। माँ ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा। वो कई लम्बी स्क्रीन को घूरती रही थी। उसका सांस उखड़ने लगा था। उसने खान बाबा को कॉल की ताकि वो घर जा सके, क्योंकि इतने शदीद खौफ में वो यूनिवर्सिटी तो हरगिज नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर में खान बाबा वापस आए। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। दरख्त के साथ टीक लगाए वजूद के लबों आज दूसरी बार मुस्कुराहट उभरी और आंखों में सिफाकियत भरी चमक। वहां ने खिड़की से देखा और उसे दर्द के साथ खड़े देख वो सांस रोक गई। उसकी आंखें फैल गईं। गाड़ी दूर होती जा रही थी और उसका वजूद भी, लेकिन उस शख्स की बातें वो बातें वहां जमशेद खान को अपनी कैद में ले रही थी। यार आरजू कहाँ गायब थी? तो ब्रेक टाइम में मरवा ने आरजू को खफी से पूछा। तुम्हारे उस क्रश ने जीना हराम कर दिया था। ऐसा करो, उठा करके ले जाओ, उसे हमें नहीं चाहिए। आरजू लेस खाती बोली। उसके लहजे में बेजारियत थी और मरवा उसकी बात सुनते हंसती। पागल कर, तुमने इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी। मरवा एक्साइटेड सी बोली थी। आरजू ने आईब्रो उठाकर पूछा था, साथ लेस मुंह में रखा। हाय, परसों से ना हमारे कॉलेज में कंपटीशन हो रहा है। यह हमारा कॉलेज एज अ मेजबान होगा। हम लोग हिस्सा लेंगे और पास के कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आएंगे टीम की सूरत। मरवा हाथ आगे करती बोली कि आरजू उसके हाथ पर हाथ मार सके, जबकि आरजू ने कोफ से मुंह बिगाड़। तो आरजू आंखें घुमाते बोली। तो मरवा ने उसे घूरा। क्या मतलब? तो यार मोबाइल लेकर आने की इजाजत भी है और साथ पास वाले कॉलेज से टीम्स आएंगी। तुम्हें तो पता है वहाँ को क्लासेस होती हैं। मरवा हंसी दबाते बोली। मोबाइल का सुन आरजू भी पुरजोश हुई थी। सच? आरजू लेस को छोड़े अपू मरवा को देखते बोली। हाँ ना यार, मैं किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही, आराम से एंजॉय करूंगी। मरवा चमकती आंखों से उसे देखते बोली। हाय, मैं तो मोबाइल लेकर आना चाहती थी शुरू से यार। कॉलेज में पिक्स लेने का कितना मजा आता है। आरजू उठते हुए बोली। मरवा ने भी इस बात पे सर हिलाया। क्या पता वहां तुम्हें कोई पसंद कर ले, मरवा ने मुंह पर हाथ जमाते कहा, जिस पर आरजू ने उसे घूरते हुए देखा और फिर हंस दी। पागल, अभी कॉलेज क्लियर नहीं हुआ और तुझे पसंद की बातें सोच रही हैं। तुम अपनी नजरें काबू में रखना, वरना मैं अशर भाई को बता दूंगी। आरजू मुंह बनाते उसे वार्निंग देते बोली थी, जिस पर मरवा ने उसकी खफकी से देखते इस बात में सर हिलाया।
वो दोनों अपनी क्लास में इंटर कर गई थी क्योंकि ब्रेक खत्म हो चुकी थी और अब इन्हें पढ़ना था। और छुट्टी के वक्त तो आरजू का मुंह फूल गया। मरवा उसे देखे हंस रही थी, लेकिन उसे खुद भी टेंशन थी क्योंकि सर ने उठाकर 2 चैप्टर फिजिक्स के दे दिए थे और आरजू को अपनी सारी खुशी कोने में नजर आई, जबकि टेस्ट किसी बुरी बला की तरह उसके सर पर सवार था। कान बाबा के आने पर वो गाड़ी में बैठी। 2 मिनट बाद ही मरवा की गाड़ी भी आ गई तो वो दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाती खुदा हाफिज बोलती घर की तरफ रवाना हुई थी। क्या हुआ माँ, ठीक हो तुम? आरजू कॉलेज से आती सीधा उसके कमरे में दाखिल होते बोली, क्योंकि माँ सुबह ही घर लौट आई थी और तबीयत खराबी का बहाना दिया था। हाँ बस तबीयत थोड़ी खराब है, माँ लबों पर जबान फेरते बोली थी। आरजू ने उसके खौफजदा आंखों में झांका। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? आरजू ने आईब्रो झुकाते इस्तफसार किया। माँ ने गायब दिमाग से सर उठा के उसे देखा। तुम क्यों आ गई हो यहाँ? जाओ कपड़े चेंज करो, हमेशा शरारतें ही करती रहती हो। उठो चलो निकलो मेरे रूम से। माँ आरजू का बाजू पकड़े जबरदस्ती उसे अपने कमरे से बाहर निकालने लगी, जबकि आरजू मुंह खोले उसकी बेतुकी बातें सुनने लगी। लेकिन माँ यार मैंने क्या किया? आरजू आंखें फाड़े उसके चेहरे को देखते बोली, जिसने धक्के देकर आरजू को कमरे से बाहर निकाल दिया था और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर लिया। आरजू अब भी हैरत से आंखें फाड़े बंद दरवाजे को देख रही थी। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। आरजू कंधे उचकाते वहां से बाहर निकली क्योंकि उसने टेस्ट भी तैयार करना था, सो अपना सर झटक गई। कमरे में जाते हुए अपनी किताब उठाए बाहर निकली और अब आरजू खान पूरे घर में चक्कर काटते रट्टा लगाने में मसरूफ थी। वैसे आरजू बाजी रट्टे सर कटा, आली सोफे पर बैठते बोला तो आरजू ने उसे घूरते मुंह बनाया। तुम मुंह बंद रखो अपना। आरजू मुंह बिगाड़े बोली। आली कंधे उचका गया। क्यों लड़ती रहती हो हर वक्त? रुखसार बेगम पीछे से आती उसे डांटने लगी थी। आरजू ने पलटकर माँ को देखा। मामा ये आली देखो क्या बोल रहा है, पता नहीं इस घर की मकीनों को मुझसे क्या मसला है, जलते हैं सब मुझसे। आरजू ने इनकार भरते बालों को पीछे की जानिब झटका। रुखसार बेगम ने उसे गुस्से और अफसोस से घूरा। एक वो है सड़ियन, पता नहीं क्या मसला है, उसे मुझसे चेक करवाए मम्मा से डॉक्टर से, मुझे तो लगता है इसका ऊपर वाला माला खाली होगा। आरजू अपनी कनपट्टी पर हाथ रखते उसे बजाते बोले। रुखसार बेगम ने गुस्से से आंखें दिखाई थी। आरजू तमीज से बात करो। रुखसार बेगम ने उसके सर पर चपत रसीद करते उसे घर का रहने दे छुट्टी में। बददिमाग लोगों के पास कौन सा दिमाग है जो वो तमीज से बात करे? वो सीढ़ियां उतरते आग लगाते लहजे में बोला। आरजू ने पलट कर उसे देखा। वो बाकी दिनों के मुकाबले में आज कुछ ज्यादा ही पुरकशिश लग रहा था। ब्लैक कुर्ता पहने, कंधों पर मर्दाना शाल ओढ़े, हाथ में बंधी महंगी घड़ी और बाजू कहने तक फोल्ड किए उसकी मर्दाना वजाहत छलक रही थी। आरजू ने फौरन हिसाब बेबाक करते उसे देखते दिल पर हाथ रखते उबकाई आने जैसी शक्ल बनाई, उसे चिढ़ाया और वहां से बाहर नामने चली गई। रुखसार बेगम ने दानियाल के जबड़े पीछे चेहरे को देखा। वो नफी में सर हिलाती वापस किचन में चली गई थी, जबकि दानियाल घर से बाहर निकल गया था। क्या बना? मरवा ने उसे ठोका देते पूछा, जिस पर आरजू हलक तक करने में नफी में सर हिला गई थी। बोल भी 2 घंटे से यूं गूंगी में नहीं बैठी है। मरवा अफसोस होते बोली। आरजू ने फिर से नफी में सर हिलाया। यार उस एटम न्यूक्लियर के सवालों को देखकर बस मेरे ध्यान में एक ही न्यूक्लियर आ रहा था, दानियाल सफीर खान। मेरा टेस्ट बहुत खराब गया है, पता नहीं सर ने भी बहुत इंसल्ट किए। कह रहे थे अभी प्रिंसिपल को बताता हूँ, घर से बुलाते हैं आपके। आरजू रोनी सूरत बनाए बोली। मरवा लब दबा गई। उसका टेस्ट फिर भी कुछ ठीक हो गया था। यार तुम बहाना ही कर लेती कोई, मरवा अफसोस से बोली, साथ दोस्ती के नाते कंधे पर हाथ रखते हौसला भी दिया। दिमाग कहाँ चल रहा था उस वक्त, पता नहीं क्यों रखवाई ये साइंस मुझे, और ऊपर से नॉन मेडिकल में बता रही हूँ मैं फेल हो गई तो मेरा कोई कसूर नहीं है। आरजू घुटनों के बाजू बांधते सर उन पर रखते बोली, साथ आंखों में नमी तैर गई। आरजू आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। हेड गर्ल आरजू को देखते बोली, जिस पर आरजू ने आंखें फैलाए मरवा को देखा। पता नहीं कौन आया होगा, मम्मा मेरी यही बेइज्जती करना शुरू हो जाएंगी। आरजू वहां से उठती हेड गर्ल के साथ उसके पीछे चलने लगी। वो उसे प्रिंसिपल रूम के बाहर छोड़ते खुद वहां से चली गई। आरजू ने चेहरे पर मासूमियत से जाई खुद को रिलैक्स करने को गहरा सांस फिजा में खारिज किया। प्रिंसिपल सर मे कम इन। आरजू दरवाजे में खड़े बोली। इजाजत मिलने पर वो अंदर दाखिल हुई। फिर आरजू खान का हलक तक कड़वा हो गया जब प्रिंसिपल के सामने वाली चेयर पर उसने सुर्ख चेहरा लिए बैठे दानियाल को देखा, और आरजू ने अफसोस से ऊपर देखा जैसे अल्लाह से कह रही हूँ बस यही होना बाकी था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते आगे बढ़ी थी। कई बार मुझे आपकी शिकायत मिल चुकी है, लेकिन मैं इग्नोर करता आया हूँ क्योंकि मैं आपकी फैमिली को जानता हूँ। लेकिन ये क्या हरकत है मिस आरजू? अगर आपने नहीं पढ़ना तो घर बैठे यहाँ कर हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड मत खराब करें। प्रिंसिपल भड़ककर बोले और आरजू सर झुकाए जमीन को तक रही थी। उसे दुनिया जहाँ की बेइज्जती कबूल थी, लेकिन दानियाल खान के सामने भी जरा सी इंसल्ट भी उसे कबूल ना थी।
देखो दानियाल, प्रिंसिपल ने दानियल की जानिब उसका आज का और बाकी कई पुराने टेस्ट बढ़ा दिए, जैसे वो लब पीछे देख रहा था। सर प्लीज आप किसी और को बुला लीजिए, ये मेरे वालिद साहब नहीं है। दानियाल के लबों पर उभरती इस्तेहज़ाइया हंसी को देखते आरजू प्रिंसिपल को एक नजर देखते बोली। उसकी इस अचानक बात पर दानियाल दांत खिचखिचाते उसे देखने लगा। आरजू बिहेवियर सर। दानियाल उसके टेस्ट पर गिरफ्त सख्त करते बोला। आरजू ने घूरते हुए उसे देखा। प्लीज अगर आप इन्हें मेरे टेस्ट देखने के लिए बुलाया है तो मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। आरजू का मुश्किल नाम आंखों में आंसू कैद करते बोली। दानियल सफीर खान की इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट अब भी उसका दिल जला रही थी। आरजू की बात सुनते दानियल का खून खौलने लगा था। वो सख्ती से टेस्ट टेबल पर रखते आगे बढ़ा और आरजू की बाजू दबोच गया और प्रिंसिपल हैरत से उन्हें देख रहे थे। सलीम साहब, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। दानियल बा मुश्किल मुस्कुरा पाया था, वरना जो इज्जत अफजाई आरजू दानियल की यहाँ कर चुकी थी, इस सिचुएशन में तो दानियल बस आरजू खान को यही गाड़ देने का इरादा रखता था। वो उसका बाजू दबोचे बाहर निकला। क्लासेस होने की वजह से वहाँ स्टूडेंट्स ना होने के बराबर थे। ऑफिस रूम के साथ बने वेटिंग रूम में लाते उसने आरजू को पटका। तुम्हें तमीज है आरजू खान, या मैं ये समझू तुम एक छोटी बच्ची हो जिसे बस अपनी ही करनी होती है हर वक्त? तुम जानती हो तुम क्या बोल रही थी वहाँ? वो गुस्से से मुट्ठियां पीछे शोले टपकाती नजरों से आरजू को देखते बोला, जो नम आंखों से उसे देख रही थी। तो किसने कहा था ये आने को? मैंने कहा था मत आया करें वहां जहां मैं होती हूँ। क्यों हंस रहे थे आप? गुस्से से बोलते बोलते आरजू की आंखों से आंसू फिसल कर उसके चेहरे पर गिरने लगे थे। वो बार बार पलके झपकाने लगी। दानियाल ने लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त किए थे। दफा हो जाए यहाँ से, वो लब पीछे सूसू करती बोली। दानियल आंखें मुझे गुस्सा काबू करने की कोशिश करने लगा था। किसने कहा था तुम्हें साइंस रखने को, हाँ, जब पढ़ा नहीं जाता तुमसे? दानियल सख्ती से बोला। आरजू ने उसके चेहरे की जानिब देखा। माँ कह रही थी कि साइंस आसान है, मुझे क्या पता था मुझसे नहीं पढ़ा जाता, मुझे नहीं पढ़ना, वो रोते हुए बोली। उसकी गहरी हैजल आंखों में अजीब सा तिलस्म था। तीखी नाक फुलाते हुए सर को नफी में हिलाते बोली थी। दानियल जेरे लब मुस्कुरा गया। यही पहली बार था जब वो दानियल सफीर खान आरजू खान की वजह से मुस्कुराया था। पढ़ना तो तुम्हें पढ़ेगा आरजू खान, अपना ये दिमाग पढ़ाई में लगाओ तो ज्यादा बेहतर है। हर वक्त शरारत और जबान दराजी में लगाती हूँ। वो इसके माथे के बस में अपनी उंगली रखते बोला और आरजू ने चौंक कर उसे देखा। वो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। दानियल ने अपनी उंगली हटाई और बाहर निकल गया। आरजू ने उसकी पुश्त को घूरा। तुम क्लास में जाओ, मैं प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ, पलट कर उसे देखते बोला। आरजू इस मर्तबा खामोशी से वहां से निकल गई और क्लास की जानिब बढ़ गई, जबकि दानियल प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ। मैम गाड़ी में बैठ जाएं। हैरी गाड़ी का दरवाजा खोले बोल रहा था। सहमती नजरों से ब्लैक गाड़ी को देखा और 2 कदम पीछे हट गई। नहीं, मुझे नहीं जाना, महानफी में सर हिलाते बोली। इसकी आंखों में खौफ फैलने लगा। मैम प्लीज गाड़ी में बैठ जाएं, सर ने भेजी है गाड़ी। हैरी सर झुकाकर एक मर्तबा फिर से बोला। महा ने नफी में सर हिलाया और आगे की जानिब बढ़ गई। कम ऑन बटरफ्लाई, गाड़ी में बैठो वरना। मोबाइल पर उभरते मैसेज ने महा की रूह को झंझोड़ा था। उसकी आंखों में नमी फैल गई और चेहरा सफेद पड़ने लगा। मैम प्लीज, हैरी ने एक बार फिर उसे कहा था। महा लरसते वजूद के साथ गाड़ी में बैठ गई। उसकी हथेलियां पसीने से तर हुई, माथे पर भी पसीने के कतरे नमूदार हुए। तो कहाँ ले जा रहे हो? महा नम आंखों से लड़खड़ाते लहजे समेत बोली थी। हैरी खामोश रहा और फिर सारे रास्ते महा पूछती आई, चीखती आई, लेकिन कोई भी कुछ ना बोला। थक हार कर महा ने रोने लगी थी और उसकी सिसकियां गाड़ी में गूंजने लगी थी। गाड़ी खालिशान घर के सामने रुकी थी। हैरी ने गाड़ी का दरवाजा खोला। महा खौफ से सहमते गाड़ी से उतरी। उसका दिल किया यहाँ से भाग जाए। हर जगह आदमी ही आदमी थे जो गन और राइफल से लबरेज खड़े थे। महा खौफ से आगे बढ़ी और उसके कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। घर में दाखिल होते उसने सामने सोफे पर बर्जमान शख्स को देखा। वही हुलिया, वही हौलनाक हुलिया। महा 2 कदम पीछे हुई। वो उल्टे कदमों वहां से भाग जाना चाहती थी। कोशिश भी मत करना बटरफ्लाई होने की, वरना मैं तुम समेत सबके पर काट दूंगा। वैसे भी आज हमारा निकाह है, मतलब खास दिन। अलेक्जेंडर हाथों को बाम जोड़े बोला। महा ने कप कपाते वजूद से उसे देखा। जाओ उस रूम में, 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो एक कमरे की तरफ इशारा करते बोला। महा ने नफी में सर हिलाया था। कमरे में जाओ बटरफ्लाई, वो सर तरीन लहजे में बोला। लड़खड़ाते कदमों से उसे कमरे में चली गई और उसे अपना दिमाग माफ होता महसूस हुआ था। ठीक 2 मिनट बाद ही वो कुछ आदमियों के लिए अंदर दाखिल हुआ। महा के सर पर अब वो ब्लैक शॉल थी जो उसने थोड़ी देर पहले कंधों पर फैलाई हुई थी। काश वो आज असाइनमेंट जमा करवाने यूनिवर्सिटी आते ही ना, और अगर वो घर आ जाता या वो वाकई किसी को मार देता। महा दिलो जान से कांपी थी।
सामने का पढ़वाना शुरू किया, जबकि महाखान वो तो सुन होते दिमाग के साथ वहां मौजूद थी। उसका जहन खाली था। उसने खाली जहन के साथ अलेक्जेंडर को कबूल किया था और फिर काजी साहब ने अलेक्जेंडर से भी पूछा, जिसने ऐसे जवाब दिया जैसे एहसान कर रहा हो वहां जमशेद खान पर। काजी साहब, कासिम और बाकी आदमी वहां से चले गए। वहां गुमसुम बैठी थी। पता ही ना चला कि कब आंखों से आंसू बहने लगे। होश तो तब आया जब एक सुलगते लम्स ने उसके चेहरे को छुआ था। वो गहरा सांस भरते उसको देखने लगी, जो लबों से उसके आंसू चुन गया। वहां की आंखों में खौफ फैल गया। वो पीछे की जानिब खिसकी। रो क्यों रही हो? हाँ, अब से तुम वही करना जो मैं कहूँगा, और ज्यादा सवाल जवाब मत करना, मुझे पसंद नहीं। वो उंगली उठाते बोला। माँ लब भीज गई। मुझे घर जाना है। वो रोते हुए बोली। उसे लगा पल में उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, वो तबाह हो गई है। सामने बैठे शख्स ने सर से हैट उतारी। माँ ने पहली बार उसके चेहरे को देखा। हेजल ग्रीन उनाबी स्याह लब, बिखरे बाल, मगरूर नाक, बिला शुबा वो बहुत हसीन था और वो ठीक करता था जो आंखों को छुपा के रखता था। वहां की किसी का भी चैन करार लूट सकती थी। वो साकित से हो गई। बटरफ्लाई, इतनी जल्दी है मुझसे दूर जाने की? वो लोगों पर साइड स्माइल करते बोला और वहां ने जैसे कमरे में तिलिस्म उतरते पाया। वो लोगों पर खींची मुस्कुराहट सहर तारी करती थी। निकाह मुबारक। इसके कमर में हाथ डालते हुए साकित अंदाज में बैठी माँ को अपनी जानिब खींचते बोला। माँ ने अपनी कमर पर उसकी उंगलियां पेवस्त होती देखी थी। मुझे घर जाना है। तिलिस्म टूट गया। माँ को अपने कोई हैवान लग रहा था जिसके साय तले माँ कैद थी। वो अटकते लहजे में बोली। वो माँ खान के लबों पर अपनी उंगली जमाते चेहरा उसके चेहरे के करीब कर गया। माँ सांस रुक गई। तुमने कहा था मैं तुम्हें छू सकता हूँ। उसकी आंखों में चमक उभरी। वो मोहब्बत की चाह की चमक नहीं थी, वो सर्द सफाकत भरी बदले की आग की चमक थी। नहीं, वो उसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई। जबकि अलेक्जेंडर ने बड़ी सफाकत से उसके लबों को अपने लबों की कैद में लेते खतरा कतरा खुद के अंदर मौजूद जहर को माँ खान के अंदर उतारा। माँ को उसकी जारहाना गिरफ्त में अपना दम घुटता महसूस हुआ, जबकि अलेक्जेंडर के हाथ उसे अपनी कमर के अंदर धंसते महसूस हुए। वो उससे दूर होते उसे देखते एक आंख दबाकर माँ गहरे सांस भरती उसे शिशित चेहरे से देखती रही। उसने अलेक्जेंडर से ऐसे फाल की तवक्को नहीं की थी। तो बातें हैं बदले की तरफ। वो अपने लबों पर आए माँ के लबों के खून को अंगूठे से साफ करते बोला। एकदम उसके चेहरे पर सर्द तासुर छा गए। माँ की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे थे। पहला झटका मिलेगा तुम्हारी उस माँ को। वो लब दबाए बोला। माँ ने रोते हुए नफी में सर हिलाया था, जबकि अलेक्जेंडर ने बुरी तरह उसका बाजू खींचते उसे उठाया। प्लीज, माँ से सकते हुए बोली। अलेक्जेंडर ने पलट कर उसे देखा। मैं जो कहूँगा वो करूँगी। वो जरा झुकते बोला। माँ की हाइट उससे कई दर्जे कम थी। उसकी हजल ग्रीन आंखों में वहशत दौड़ गई। माँ रोते हुए इस बात में सर हिला गई। गुड गर्ल, माय लिटिल बटरफ्लाई। वो मुस्कुराकर बोला, लेकिन उसकी मुस्कुराहट भी उसकी तरह सर्द थी। ओके, घर जाओ, फिर घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। इकलौती बीवी हो तुम मेरी। वो इकलौती पर जोर देते बोला, उसके कंधों पर हाथ जमाते। वो मुस्कुराया था। माँ हौले से लरस गई। बैकबोन में सरसाहट से दौड़ गई। जाओ हैरी, तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देगा, वहां से तुम घर जाना। वो शिकार कोर्ट से निकाले उसे सुलगाते बोला। माँ वहां से पलट गई। वो बस किसी तरह वहां से निकल जाना चाहती थी, जबकि अलेक्जेंडर के लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। न जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसके इरादे खतरनाक थे।